उत्तराखंड का नहीं है बल्कि उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे बाड़ाहाट। और एक पूछता है ऋषिकेश, ऋषिकेश का क्या है, तो कुब्जा-मर्ग, इसे क्या बोलते हैं, कुब्जा-मर्ग। टनकपुर की बात करें, टनकपुर का प्राचीन नाम था गराष्टीगंज। और अल्मोड़ा का कहा जाता आलमनगर, अल्मोड़ा को क्या कहा गया, आलमनगर। और उत्तराखंड का नीलगिरी ये कहा जाता है बागेश्वर, किसे कहते हैं, बागेश्वर। और गोपेश्वर की अगर मैं बात करूं, इसका नाम क्या था, गोथला, याद रहेगा। अगर उत्तरकाशी का कहें तो बाड़ाहाट, और ऋषिकेश का कहा तो कुब्जा-मर्ग, और टनकपुर की मैं बात करूं तो गराष्टीगंज, और अल्मोड़ा की बात करूं तो आलमनगर, और साथ में उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है बागेश्वर, ये कई बार पूछा गया। और गोपेश्वर का क्या था, गोथला, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, गोथला, याद रहेगा। इसने बिहा कर लिया था, किसने कर लिया था, जो सोमचंद था। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, चंद वंश का जो संस्थापक कहा जाता है वो हम कहते हैं सोमचंद, किसे कहते हैं, सोमचंद। कहां से आया जी, तो हम कहेंगे झूसी, झूसी कहां से है, तो प्रयाग, जिसे हम इलाहाबादी भी कहते हैं, यानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद से आया था कौन, सोमचंद। और जब सोमचंद आया तो हम कहेंगे इसका मूल स्थान कहाँ था, तो हम कहेंगे झूसी प्रयाग। पहले तो इसे इलाहाबादी कहा जाता था, अभी तो बोल रहे हैं हम प्रयाग। अगर पूछ ले आया था तो क्या करने के लिए आया था, बद्रीनाथ की यात्रा पे आया था, यात्री था ये, ठीक है। और इसी दौरान हम देखेंगे इसकी मुलाकात, यानी कत्तुरी वंश चल रहा होता, कत्तुरी वंश का एक अंतिम राजा होगा, कत्तुरी वंश का एक अंतिम राजा होगा जिसका नाम क्या होगा, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की लड़की से क्या करेगा, बिहा करेगा, कौन करेगा, सोमचंद बिहा करेगा। और बिहा करेगा तो दहेज में उसे क्या मिलता है, 15 बीघा जमीन मिलती है, किसे मिलेगी, सोमचंद। और साथ में जब सोमचंद यहाँ यानी 15 बीघा जमीन मिल जाती है तो उसका मन कर जाता है कहीं यहीं रह जाऊं, है ना। और तब जाके वो अपनी राजधानी किसे बनाएगा, चंपावत। चंपावत ना हुआ तो चंपावती। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताओ जी सोमचंद ने अपनी यानी चंदों की राजधानी कहाँ थी, तो हम कहते चंपावती या हम कहेंगे चंपावत। समझ में आ गई बात। अगर बात करें सोमचंद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपावत, कहाँ थी, चंपावत, यानी इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, चंपावत। इस अगर बात करें पूछा जाता राजबुग्गा का किला, ठीक है, ये भी कहां से है, तो ये भी चंपावत में है, ये भी कहां से है, चंपावत में है। और राजबुग्गा किला भी बनवाने वाला कौन था, तो हम कहेंगे सोमचंद। कहां से आया, झूसी प्रयाग से। अगर बद्रीनाथ की यात्रा पे आया, 15 बीघा जमीन दान दी, किस यानी दान दी थी से किसने, ब्रह्मदेव, दहेज में दी थी, ठीक है भाई, लड़की को तो दान ही दिया जाता है, ठीक है। इसके समय में इसने क्या किया, चराल पदों की नियुक्ति की। अब चराल पद यानी जिसमें कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये 4 किलेदार, यानी पूछ लेगा चराल पदों की नियुक्ति करने वाला कौन था, तो हम कहेंगे सोमचंद, ध्यान रहेगा। तो ध्यान रखना, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को कहा जाता है। मूल स्थान कहाँ था, झूसी प्रयाग था। सोमचंद की राजधानी कहाँ थी, चंपावत। और राजबुग्गा का किला निर्माण करवाया सोमचंद ने। चराल पदों की नियुक्ति करने वाला सोमचंद। कारकी, बोड़ा, तड़ागी और चौधरी, ये 4 पद इसने गठित किए गए, तो इन्हें नाम दिया क्या, इसने चराल। क्लियर हो गया। इसके बाद इसे आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सोमचंद। सोमचंद एक ऐसा राजा हुआ जिसने पहली बार यानी किसकी स्थापना की, पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला पहला राजा जो कहा जाता है, तो हम कहेंगे सोमचंद था। राजबुग्गा किले का निर्माण करवाया सोमचंद ने। साथ में इसका आकार कैसा था, अंडाकार, आकार कैसा था, अंडाकार। अगर पूछ ले कहाँ है ये, तो हम कहेंगे चंपावत है। अगर गांव में बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति, बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति करने वाला भी कौन था, सोमचंद, ठीक है। तो ध्यान रखना, गांव में बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति किसने करी थी, सोमचंद, ठीक है। ये बूढ़ा और अगर बात करें चंद वंश का दूसरा राजा, पहला तो समझ में आ गया, पहला राजा कौन हुआ, सोमचंद हुआ।
दूसरा राजा कौन था, तो हम कहेंगे दूसरा राजा था आत्मचंद, दूसरा राजा आत्मचंद। और तीसरा राजा अगर कहें, तीसरा राजा हुआ पूर्णचंद। शिकार खेलने का शौकीन था ये, शिकार खेलने का शौकीन था, लेकिन एक बार इसी का शिकार हो गया। समझ में आ गया, यानी शिकार खेलते हुए चला गया कौन, पूर्णचंद। समझ में। इसके बाद जो हम कहेंगे पूर्णचंद, लगभग इसने 20 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक चला गया शिकार खेलते हुए कौन, पूर्णचंद। इसके बाद हम देखेंगे एक आता है, इसके बाद नेक्स्ट राजा देखने को मिलेगा, यानी जिसका नाम था इंद्रचंद। क्या नाम था, इंद्रचंद। झूठ बोलने की प्रथा लागू कर दी किसने, इंद्रचंद ने। तो ध्यान रखना, घमंडी राजा कहा जाता है इंद्रचंद को। क्यों कहा जाता है, अपने आप को इंद्र के समान समझता था कौन, इंद्रचंद। साथ में घमंडी राजा कहा जाता है इसने क्या किया था, रेशम का व्यापार करने के लिए चीन में बिहा कर लिया। चीन में क्या कर लिया, बिहा, यानी व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इसने अपना बिहा कहाँ किया था, चीन में। तो ध्यान रखना, वो कौन सा राजा हुआ जिसने उत्तराखंड के अंदर रेशम के कारखाने लगाए थे, तो तब भी हम कहेंगे इंद्रचंद। समझ में आ गया, बिहार। इसके बाद आता है, हम कहते हैं नेक्स्ट राजा देखने को मिलेगा, यानी वीणाचंद। ये विलासी राजा था, विलासी मतलब पी पा के टल्ली रहता था। इसके समय में हम देखते हैं खसिया राज लागू हो जाता है, यानी खसों ने किसके समय आक्रमण कर दिया, वीणाचंद। पी पा के टल्ली रहेगा तो कोई ना कोई तो आक्रमण करेगा, ठीक है। और इसके समय में लग जाता है खसिया राज, यानी खसों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और कितने वर्षों तक रहा था, 200 वर्षों तक। तो पूछ लेगा खसिया राज किसके समय लगा, तो हम कहेंगे वीणाचंद। किसके समय, वीणाचंद। क्लियर हो गया इतना। तो ध्यान रखना जरा, अगर चंदों का दूसरा राजा कौन हुआ, आत्मचंद, तीसरा राजा हुआ पूर्णचंद। और अगर बात करें झूठ बोलने की प्रथा, जिसे हम कहते हैं पटरंग प्रथा, ये कौन लेके आया था, इंद्रचंद। घमंडी राजा कहेंगे इंद्रचंद। खसिया राज किसके समय लागू हुआ, वीणाचंद। और कितने वर्षों तक रहा था, लगभग 200। याद रहेगा। ओली परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना, अगर कहता है ओली परियोजना की शुरुआत कब होती है, 1983। पहला क्वेश्चन, ओली परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1983। लेकिन ओली रोपवे की शुरुआत 1993, अक्टूबर 1993। अगर पूछ लिया जाए एशिया का सबसे लंबा रोपवे, इसका नाम क्या है, ओली। एशिया का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है, ओली। और ओली कहां से आता है, तो चमोली। ओली कहां से है, चमोली। लंबाई की बात करें तो कितनी है, 4.15, 4.15। ओली में सेफ खेलों की शुरुआत कब होती है, 2004, 2004। अगर अंजनी माता मंदिर कहा तो कहां से है, तो ओली। अगर पूछ ले रघुनाथ मंदिर कहां से है, तो टिहरी। रघुनाथ कहां से है, टिहरी। ओली परियोजना की शुरुआत 1983 कब होती है, 1983। ओली रोपवे की शुरुआत अक्टूबर 1993। और एशिया का सबसे लंबा रोपवे ओली, कौन सा है, ओली। ओली की लंबाई कितनी है, 4.15, 4.15। ओली में सेफ खेलों की शुरुआत 2004। अगर अंजनी माता मंदिर कहा तो ओली, और रघुनाथ मंदिर कहा तो टिहरी। रघुनाथ कहां से लिया जाए, कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो हम कहेंगे मंदाकिनी। कौन सी है, मंदाकिनी। अगर मंदाकिनी की लंबाई की बात करें तो 72 किलोमीटर। कितनी है, 72 किलोमीटर। गोविंद घाट कई बार पूछा गया। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है, अलकनंदा और लक्ष्मणगंगा। अलकनंदा और लक्ष्मणगंगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली, कौन सी है, काली। और जिसकी लंबाई 252, कितनी है, 252। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो काली। और काली की लंबाई कितनी है, 252। अगर पूछ ले काली नदी को सबसे अधिक जल प्रदान करने वाली सरयू, कौन सी है, सरयू। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरयू।
कौन सी है? सरयू। और काली नदी को सबसे अधिक जल प्रदान करने वाली भी सरयू। कौन सी है? सरयू। वो कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? तो कौन सी है? तो नंदाकिनी नदी। कौन सी है? नंदा। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू। कौन सी है? सरयू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोटमाई मंदिर। ये कोटमाई मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा। अगर पहाड़ों की रानी किस पर्वत को कहा जाता? मसूरी। किसे कहेंगे? मसूरी। और पहाड़ों का राजा कहा जाता? चक्राता। पूछ लेगा पहाड़ों की रानी किसे कहेंगे? तो मसूरी। और पहाड़ों का राजा चक्राता। आदि गुरु शंकराचार्य ने किस बद्री यानी किस बद्री की स्थापना सबसे पहले की थी? तो हम कहेंगे वृद्ध बद्री। कौन सा है? वृद्ध बद्री। यानी पंच बद्री पढ़ते हैं, और पंच के पंच बद्री कहां से है? तो ध्यान रखना, चमोली। उत्तराखंड के अंदर वराही देवी मंदिर, ये कहां सी है? देवीधुरा। कहां सी है? देवीधुरा। और देवीधुरा में कौन सा मेला लगता है? पाषाण मेला, जिसे हम कहते हैं पत्थर मार मेला। क्या कहेंगे? पत्थर मार मेला। तो ध्यान रखना, कोटमाई कहां से हो गया? रानीखेत। ठीक है। पहाड़ों की रानी मसूरी, पहाड़ों का राजा चक्राता। अगर आदि गुरु शंकराचार्य ने किस बद्री की स्थापना सबसे पहले की थी? तो वृद्ध बद्री। कौन सा है? वृद्ध बद्री। और उत्तराखंड में वराही देवी मंदिर कहां से है? तो देवीधुरा, चंपावत। बताओ जी, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क है, कहां से है? तो ध्यान रखना जरा, इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर लाइकेन पार्क कहां सी है? तो ये मुनस्यारी पड़ा था। और मुनस्यारी कहां सी है? तो पिथौरागढ़। बताइए जरा, पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960। मुंशिया यानी पिथौरागढ़ की स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 में किसकी स्थापना हो जाती है? पिथौरागढ़। बताओ जरा फिर अल्मोड़ा की स्थापना। हाँ जी, अल्मोड़ा की 1891। अल्मोड़ा की कब होती है? 1891। याद रहेगा। इसके बाद उत्तराखंड में एक पूछा गया था, मगरमच्छ। मगरमच्छ पंथ ये किस जनपद में है? तो हम कहेंगे उधम सिंह नगर। कहां सी है? उधम सिंह नगर। एक पूछा गया था, सुरभि वाटिका सुगंध एरोमेटिक गार्डन, ये कहां सी है? तो लाल कुआ। लाल कुआ कहां सी है? तो हल्द्वानी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अखबारी कागज के लिए फेमस कौन सा है, या कागज के लिए कौन सा फेमस हो जाता है? लाल कुआ। इसके अलावा भारत का दूसरा बड़ा फाइकस गार्डन कहां से है? तो लाल कुआ। और लाल कुआ कहां से है? तो हल्द्वानी। डूंगी पोतली आंदोलन चला था बांज वृक्ष की कटाई के विरोध में। बांज वृक्ष की कटाई के विरोध में चला था। उत्तराखंड में लोक संस्कृति संग्रहालय कहां से है? तो भीमताल। और भीमताल कहां से है? नैनीताल। कहां से है? नैनीताल। उत्तराखंड का अगर पूछ लिया जाए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, नौकुचिया। अगर पूछ ले कौन सा ताल है जिसे भाई बहनों का ताल कहा जाता है? कौन सा है? महासर। भाई बहनों का ताल कहा जाता है महासर। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए वो कौन सा ताल है जिसे मिस्ट्री ताल के रूप में जानते हो? कौन सा है? रूपकुंड। वो कौन सा ताल है जिसे मिस्ट्री रूप या मिस्ट्री रूप क्या बोलते हैं? मिस्ट्री ताल के रूप में जाना जाता है, तो हम कहेंगे रूपकुंड। नरकंकालों वाला ताल कहा जाता है रूपकुंड को। ठीक है। भाई बहनों का ताल कहा जाता है महासर। अच्छा, महासर कहां से है? महासर ध्यान रखना, टिहरी। महासर कहां से है? टिहरी। और रूपकुंड कहां से है? चमोली। कहां से है? चमोली। इतना क्लियर हो गया। बताओ जरा फिर, अगर उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद ये है कहां से? हरिद्वार में ये। ठीक है। तो ये कहां से है? तो देहरादून। पूछ लेगा कि उत्तराखंड में संस्कृत साहित्य कला परिषद ये कहां से है? तो देहरादून। और इसकी स्थापना होती है 2004। 2004। राज्य अभिलेखागार ये भी कहां से है? तो देहरादून। और इसकी स्थापना होती है 1980। 1980। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद कहां से है? तो देहरादून। स्थापना कब हुई थी? 2004।
2004। अगर पूछ ले राज्य अभिलेखागार कहां से है तो देहरादून। अगर स्थापना की बात करें 1980। अगर इसका पहला नाम क्या था, क्षेत्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय अभिलेखागार। अगर राज्य अभिलेखागार इसे कब कर दिया, 15 अक्टूबर 2003। तो स्थापना तो हो रही है 1980, स्थापना कब हो रही है 1980। लेकिन अगर पूछ ले इसका नाम चेंज कब कर दिया, 15 अक्टूबर 2003। इसके अलावा इसका कार्य क्या है, अभिलेखों को संरक्षित करना, अभिलेखों को संरक्षित करना, याद रहेगा। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर संतान प्राप्ति के लिए एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहा जाता है भिटोली। क्या बोलते हैं, भिटोली। एक हम पढ़ते हैं हारुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है तो जौनसारी। कौन करेगी, जौनसारी। और उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, जौनसारी। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर कितने जनजातीय समुदाय, कितने जनजातीय, अगर पूछ लिया जाए 5 जनजातीय समुदाय हैं तो टोटल अगर पूरा यानी टोटल अगर मैं कहूं टोटल जनजातीय समुदाय कितना था, 65। यानी कितनी जातियों को दर्जा दिया था, 65। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें हारुल नृत्य कौन सी जनजाति करेगी, जौनसारी। और किस वाद्य यंत्र पर, रामतुला। कौन से पे, रामतुला। किसके जीवन पर आधारित है, किसके जीवन पर, पांडवों के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हारुल नृत्य करती है तो जौनसारी, अगर किस वाद्य यंत्र पर, रामतुला। अगर ये रामतुला पर करती है तो ये जो नृत्य है इनका किसके जीवन पर आधारित है, पांडवों के। जब नवविवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है तो कौन सा नृत्य करती है, थड़िया। कौन सा करती है, थड़िया। ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड का उच्च न्यायालय बताओ कहां से है। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय भवन कहां से है तो हम कहेंगे नैनीताल। कहां से है, नैनीताल में होगा। और इसमें ध्यान रखना नैनीताल राजभवन है जो, इसकी नींव कब पड़ती है, 27 अप्रैल 1897। 27 अप्रैल 1897। अगर पूछ लिया जाए ये पूर्ण बनकर कब तैयार हुआ था, 1900। कब हुआ था, 1900 में। तब इसका नाम क्या था, गवर्नमेंट हाउस। क्या नाम था, गवर्नमेंट हाउस। अगर इसका निर्माण करता कहा जाता है सेंट टोनी मैकडोनाल्ड, सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। और देश में इसका कौन सा स्थान है तो 20वां। देश में स्थान कौन सा है, 20वां। इसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं तो 11 न्यायाधीश है। 9 तो स्थायी है और 2 अस्थायी। 2 कैसे है, अस्थायी। तो पूछ लेगा कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहां से है तो नैनीताल में है। अगर नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी गई, 27 अप्रैल 1897। ये बनके तैयार हुआ था 1900 में। अगर तब इसका नाम क्या था, गवर्नमेंट हाउस। क्या नाम था, गवर्नमेंट हाउस। निर्माणकर्ता कौन थे, सेंट टोनी मैकडोनाल्ड, सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। अगर पूछ ले देश में कौन सा स्थान है, 20वां। अगर इसमें न्यायाधीश कितने हैं तो 11। 9 कैसे हैं, स्थायी, और 2 कैसे हैं, अस्थायी। समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर बात करें इसमें पहले न्यायाधीश कौन थे, जी बताओ। उत्तराखंड के अंदर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे तो ध्यान रखना अशोक अभेंद्र देसाई। नाम क्या था, अशोक अभेंद्र देसाई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र मैथानी। नाम क्या है, नरेंद्र मैथानी। अगर नैनीताल भवन की शैली क्या है तो गोथिक। शैली क्या है, गोथिक। और इसका डिजाइन किसने बनाया था, स्टीवंस और ओरेटर। स्टीवंस और ओरेटर। राजभवन में रहने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। अगर पूछ ले जो उत्तराखंड का राजकीय या उत्तराखंड का यानी न्यायालय है, मुख्य उच्च न्यायालय है जो, ठीक है। अगर इसमें रहने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे तो सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। राजभवन में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। याद रहेगा इतना। इसके बाद
अगर श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, बताओ कब? हाँ जी, श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो कब? तो ध्यान रखना, ये होता है 5 मई 1938, 5 मई 1938। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ना हो तो ध्यान रखना प्रताप सिंह पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गढ़ सेवा संघ पढ़ा था हमने, गढ़ सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन, और ये स्थापना कब की जाती है? 1938, 1938। अगर पूछ ले पहली बार पृथक उत्तराखंड की जो मांग उठती है, या तो हम कहते हैं 1897 या 1938, जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो पहली बार यहां पे मांग उठी थी कि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाया जाए, यानी संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया जाए? अलग। संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था? उत्तर प्रदेश। किसे बोलते थे? उत्तर प्रदेश। कि उससे क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। किसे? उत्तराखंड को। किस, ये मांग किस में उठ रही है? श्रीनगर। श्रीनगर में कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, ये मांग वहां पे रखी गई थी। और गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? श्रीदेव सुमन। कब की गई थी? 1938। और कहां की गई? दिल्ली। अगर पूछ लिया जाए गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो हम कहेंगे श्रीदेव सुमन। कब कर दी? 1938। और कहां की थी? दिल्ली। इसका भी मेन पर्पज यही था कि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाया जाए। इसके बाद नाम बदलकर इसका बाद में क्या कर दिया? हिमालय सेवा संघ। हिमालय सेवा संघ, याद रहेगा। एक हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा एक टिहरी प्रजामंडल, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, ठीक है। कब की जाती है? 23 जनवरी 1939, 1939। और ये स्थापना कहाँ की जाती है? देहरादून। ये कहाँ की जाती है? देहरादून। तो ध्यान रखना, इसका भी मेन पर्पज यही था कि जो टिहरी के अंदर है, टिहरी के अंदर है जो वंशानुगत शासन है, उसे क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। ये किसके पर्पज से चल रहा था? ये टिहरी प्रजामंडल। और ये स्थापना किसके प्रयासों से होती है? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 25 मई। अगर पूछ ले 25 मई 1916 में इनका जन्म हुआ था, 25 मई, और मृत्यु 25 जुलाई 1944। किस दिन, कितने दिन की भूख हड़ताल? 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण यानी श्रीदेव सुमन की क्या हो जाती है? मृत्यु। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। क्या नाम था? विनय लक्ष्मी। अगर पूछ ले इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। नारा किसने दिया था? श्रीदेव सुमन। इसी समय हम देखेंगे टिहरी का राजा कौन था? कौन था? नरेंद्र शाह। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन, ये कई बार पूछा गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्वतीय राज्य परिषद की अगर मैं बात करूं, इसका गठन कब होता है? तो 1967। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दयाकर्षण पांडे। दयाकर्षण पांडे, याद रहेगा। इसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969, ये भी कई बार पूछा गया। और इनका जितने भी संगठन है ना, ये इन सभी संगठनों का मेन पर्पज यही है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन 1970, ये भी कई बार पूछा। और अगर पूछ ले किसने किया था? पीसी जोशी। ये अगर पूछ लिया जाए, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967, अध्यक्षता किसने की थी? दयाकर्षण पांडे। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन 1970। और किसने किया था? ये पीसी जोशी। पीसी जोशी। अगर पूछ ले उत्तरांचल परिषद का गठन 1972, उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 और दिल्ली चलो का नारा 1973। पूछ लेगा उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो हम कहेंगे 1973। 1973, याद रहेगा।
इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड युवा परिषद, ये कई बार पूछा गया, युवा परिषद का गठन, तो ध्यान रखना 1976, 1976, ध्यान दो जरा। तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? 1976, 1976। उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 79, और इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 79 में हुआ। और अगर पूछ ले गठन कहाँ हुआ था? मसूरी। कहां से हुआ था? मसूरी। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष, ये कई बार पूछा गया भाई, ध्यान रखना जरा, उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था डीडी पंत, देवीदत्त पंत। अगर पूछ ले जो उत्तराखंड क्रांति दल था इसका मेन पर्पज क्या था कि उत्तराखंड के यानी 8 पर्वतीय जिलों को मिलाया जाए और पृथक राज्य उत्तराखंड की स्थापना की जाए। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड क्रांति दल का मुख्य उद्देश्य क्या था, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर क्या करना चाहिए? उत्तराखंड की स्थापना की जाए। क्लियर हो गया? इसमें इतना ही था ये।